नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन व्याख्यान संख्या 3 के भाग 2 में आपका पुनः स्वागत है। व्याख्यान संख्या 3 के भाग 1 में आपने पढ़ा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियों के बारे में जाना और हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका क्या योगदान है, इस बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की। अब उसी क्रम में कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में गद्य गरिमा में संकलित उनका एक निबंध राष्ट्र का स्वरूप हम पढ़ेंगे। छात्रों, राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो है ये आज़ादी के 2 वर्षों बाद अर्थात 1949 ईस्वी में लिखा गया था और उसी समय आई एक पुस्तक पृथ्वी पुत्र में संकलित है। पृथ्वी पुत्र जो संकलन है उसमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के कई निबंध संकलित हैं और वे सारे निबंध भूमि, जन, संस्कृति, जनपद, राष्ट्रीय एकता पर ही केंद्रित हैं। उन्हीं निबंधों में से एक निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, जो इस पुस्तक के 11वें क्रमांक पर संकलित है। तो आइए इस निबंध को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र के स्वरूप के बारे में हमें क्या जानकारी देना चाहते हैं। प्रिय छात्रों, उससे पहले आप ये एक सूची देख सकते हैं जो पृथ्वी पुत्र में है और अभी मैंने चर्चा की है कि ये क्रमांक 11 पर राष्ट्र का स्वरूप निबंध भी संकलित है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध 3 भागों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है भूमि, दूसरा है जन और तीसरा है संस्कृति। 3 अंशों में उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है, उस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा जो आपके मनोमस्तिष्क में कभी न कभी तो आया ही होगा। प्रिय छात्रों, क्या आपने अक्सर ये नहीं सुना है कि ये हमारा राष्ट्र है, इस पर कुर्बान होने के लिए, इस पर बलिदान होने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आपने ये भी अक्सर सुना होगा चर्चाओं में कि ये हमारा देश है, हम इस देश के रहने वाले हैं। गीतों में, परिचर्चाओं में, मीडिया में, अखबारों में, सब जगह राष्ट्र और देश शब्द की चर्चा होती है और हम एक एक बच्चा भारत का अपने मन में ये भावना भी रखता है कि ये हमारा देश है, ये हमारा राष्ट्र है, हमें इस राष्ट्र के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। लेकिन कभी आपने ये विचार किया है कि वास्तव में राष्ट्र और देश ये है क्या? जब हम राष्ट्र कहते हैं तो क्या ये जो भारत की सीमा है, भौगोलिक सीमा है, ये राष्ट्र है, या यहाँ पर रहने वाले लोग राष्ट्र हैं, या हम जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, हमारी भाषा, पहनावा, बोली, खान पान, ये राष्ट्र है? राष्ट्र है क्या? हमें ये जानना चाहिए। जब हम ये जानेंगे तभी हम अच्छी तरह से राष्ट्र की भावना को अपने हृदय में बसा सकेंगे। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम जिसके बारे में ठीक से जानते ना हों उसके प्रति समर्पण का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, उसके लिए निछावर हो जाए। जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे हृदय में बसा हुआ है, हम उसी के लिए निछावर हो सकते हैं। तो क्या है राष्ट्र? क्या जो मैंने बतलाया ये है राष्ट्र, या इन सब चीज़ों का मिलना राष्ट्र है?
इसी बात को, इसी प्रश्न को हम राष्ट्र का स्वरूप निबंध में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, वाचन करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। निबंध लेखन में दो प्रकार की शैलियों का इस्तेमाल अक्सर देखा गया है। पहली शैली तो ऐसी होती है जिसमें लेखक पहले ही वाक्य में निष्कर्ष प्रस्तुत कर देता है और फिर उसके बाद उसी निष्कर्ष की जो अवधारणाएं हैं उनको वो धीरे धीरे करके विस्तारित करता है, व्याख्यायित करता है, जो आपको इस निबंध में देखने को मिल रहा है। और दूसरी शैली वो है जिसमें पहले लेखक तथ्य देता है, उनकी व्याख्या करता है और फिर अंत में निष्कर्ष देता है, अंत में सिद्ध करता है। यहाँ पहली शैली का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पहले ही वाक्य में यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र का स्वरूप किन तत्वों से मिलकर बनता है। तो निष्कर्ष आपके सामने है। उन्होंने कोई नाटकीयता निबंध में के लेखन में नहीं दिखलाई, कोई कुतूहल पैदा ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये एक विचारात्मक निबंध है। इसमें कुतूहल की अधिक आवश्यकता नहीं है, इसमें स्पष्टता की आवश्यकता है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले ही वाक्य में अपनी अवधारणा प्रस्तुत कर दी कि भूमि, भूमि आप जानते ही हैं, जमीन, भूमि, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति। जन माने लोग, संतति, उस जमीन पर रहने वाले लोग और उनकी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से, सम्मिलन मेल से, ये जब ये तीनों ही होते हैं तब राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तब वो भूमि, वो लोग क्या कहलाने लगते हैं? राष्ट्र। तो प्रश्न ये उठता है, इसकी अगर और व्याख्या की जाए तो प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल भूमि राष्ट्र नहीं है? तो लेखक के अनुसार नहीं, केवल भूमि देश हो सकता है। देश शब्द का अगर उसकी व्युत्पत्ति परक अर्थ की ओर ध्यान दें तो दिश धातु से बना है, जिसका मतलब होता है दिशाएं। वो पृथ्वी और जमीन की एक दिशा की ओर संकेत करता है। वो भूमि है, वो देश है, लेकिन वो राष्ट्र नहीं हुआ। राष्ट्र कब बनता है? जब उसमें जन हो, लोग हों, और लोग भी कैसे हों? जंगल हो, जमीन हो, लोग ऐसे हों जिनके आपस में कोई न तो कोई आपसी संस्कृति हो, न उनका आपस में मेल जोल हो, न उनका आपस में कोई ऐसा गहरा संबंध हो भावनात्मक। तो क्या वो राष्ट्र हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक संस्कृति भी होनी चाहिए। जब ये तीनों भाव उमड़ करके सामने आते हैं तब राष्ट्र निर्मित होता है। और याद रखिए प्रिय छात्रों कि देश तो कुदरती तौर पर मिला हुआ है, भूमि तो कुदरती तौर पर मिली हुई है, लेकिन राष्ट्र निर्मित किया जाता है। धीरे 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 करके वो तैयार होता है और उसमें जन का योगदान होता है। तो आप अंतर समझ गए होंगे देश और राष्ट्र का। देश भूमि मात्र से भी देश हो सकता है, लेकिन राष्ट्र तभी होगा जब भूमि भी हो, जन भी हो और उस जन की एक संस्कृति हो, एक ऐसा सूत्र हो जो उस भूमि और जन को आपस में बांधे हुए हो, जन जन को आपस में बांधे हुए हो। जब ये तत्व आता है तब वो देश राष्ट्र बन जाता है। अब आगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र के पहले तत्व भूमि की विस्तार से चर्चा करते हैं। भूमि, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। विज्ञान कहता है
कि पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण इतने अरब साल पहले हुआ, ऐसे हुआ, वो प्रक्रियाओं को बतलाते हैं। लेकिन सामान्य अवधारणा यही है, जन जन की अवधारणा यही है कि भाई भूमि का निर्माण तो स्वतः हुआ है, उसमें किसी मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, किसी प्राणीधारी का कोई योगदान नहीं है, वो अनंत काल से है। अनंत काल से अभिप्राय यहाँ ये नहीं है कि उसका कोई समय ही नहीं निर्धारित किया जा सका है, लेकिन वो समय इतना दूर का है कि उसे अनंत काल ही कहना उचित होगा। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। हमारा कौन, किसका ये कर्तव्य है? जो जन रहता है उसमें। जिस भूमि में वो जन रहता है, उस जन का ये कर्तव्य है कि वो भूमि के भौतिक रूप से, भौतिक रूप मतलब जो उसका बाह्य रूप है, आध्यात्मिक और मानसिक रूप की बात नहीं की जा रही है, भौतिक रूप जिसमें पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, खेत हैं, ये भूमि का भौतिक रूप है। तो भूमि के भौतिक रूप, उसकी सुंदरता, अपने भारत देश को ही देखें बच्चों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी विविधता, कितनी सुंदरता है इसमें। अनेक नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जलवायु अलग अलग तरह की है, ज़मीन की मिट्टी अलग अलग तरह की है। तो उससे भी परिचित होना और उसकी समृद्धि, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या खजाना भरा हुआ है, क्या उसके अंदर क्षमता है। भूमि का दूसरा नाम वसुंधरा भी है। वसुंधरा जो वसु को धारण करे, धन, खजाने को धारण करे। तो लेखक के अनुसार भूमि का निर्माण कब से हुआ ये स्पष्ट नहीं। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति ने, देवताओं ने इसका निर्माण किया है, अनंत काल से है वो। हालांकि विज्ञान कहता है कि इसकी भी अपनी एक सीमा है, लेकिन सामान्य जन तो यही कहते हैं कि भूमि का निर्माण में, उसके निर्माण में मनुष्यों का कोई हाथ नहीं है, उसका कोई योगदान नहीं है। दूसरी बात कही उन्होंने कि भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके बाह्य स्वरूप, उसकी बाह्य संरचना, भौतिक संरचना, उसकी सुंदरता और उसकी क्षमता के प्रति सचेत होना, जागरूक होना, उसे समझना हमारा कर्तव्य है। ये हर राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपनी धरती को अच्छी तरह से समझे, जहाँ रहता है उसके स्वरूप की वो पहचान करे। जब वो स्वरूप को ही नहीं पहचानेगा तो धरती से लगाव कैसे होगा, और धरती से लगाव नहीं होगा तो फिर उस पर कुर्बान कैसे होगा, वो राष्ट्रीयता की भावना कैसे उभर कर सामने आएगी। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। बहुत ही सुंदर बात कही है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस वाक्य में कि जितना ही हम अपने ज़मीन से प्रेम करेंगे, उसके पार्थिव शरीर, उसके बाह्य स्वरूप से जितना ही अधिक हम परिचित होंगे, जागरूक होंगे, उतना ही हमारे अंदर की जो राष्ट्रीयता है वो मजबूत होगी, बलवती होगी। कहते हैं ना कि हम जहाँ रहते हैं उस ज़मीन से हमें प्रेम हो जाता है, उस इलाके से, उस घर से, उस जगह से प्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके पार्थिव स्वरूप से परिचित होते हैं। यह आवश्यक है कि हम अपनी धरती को अच्छी तरह से समझें, कहाँ उपजाऊ है, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ हैं, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी सुंदरता कैसी है। जितना अधिक परिचित होंगे, जागरूक होंगे, उतनी ही हमारे हृदय में उसके लिए सम्मान, उसके लिए आत्मीयता बढ़ती चली जाएगी, और उस भूमि के बहाने हमारी राष्ट्रीयता भी बलवती होती जाएगी, सशक्त होती जाएगी, शक्तिशाली होती जाएगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ये सूक्तिपरक वाक्य भी है, ये एक तरह का निष्कर्षात्मक वाक्य है। निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि अगर राष्ट्रीयता की पहचान करनी है
तो व्यक्ति का उस जमीन, उस भूमि के प्रति लगाव, प्रेम को जांचिए, परखिए। आकाश में राष्ट्रीयता नहीं पनपती है, हवा में राष्ट्रीयता नहीं पनपती है, राष्ट्रीयता जमीन पर पनपती है, उसका अंकुरण जमीन पर होता है। और इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष स्वरूप कहा कि कितने भी देश क्यों न हो, कितने भी राष्ट्र क्यों न हो, सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं का मूल आधार वो भूमि है जहां पर वो जन रहते हैं। राष्ट्रीयता की जड़ें भूमि में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। बड़े ही साहित्यिक शैली में उन्होंने कहा है कि हमारे हृदय की भावनाएं जितना ही हमारी भूमि पर, जमीन में गहरी होंगी, उतना ही सुंदर अंकुरण